वेलकम टू मॉड्यूल सॉल्विंग सेशंस ऑफ सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें स्टैटिस्टिक का चैप्टर 1 दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो उसके सेट ए पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब बाकी के करेक्ट है और एक आधा रॉन्ग है। स्टैटिस्टिक derived from the Latin word status, Italian statista, French word statistic। एक्चुअली स्टैटिस्टिक जर्मन वर्ड है। ये तुमको मॉड्यूल में मिल जाएगा पेज नंबर 2 के पैरा 2 के यहाँ पे। लैटिन वर्ड स्टेटस करेक्ट। देखो जर्मन वर्ड है स्टैटिस्टिक, जबकि यहाँ पे फ्रेंच वर्ड बोला है स्टैटिस्टिक, और फ्रेंच में ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्यू। फ्रेंच में ये वर्ड है स्टैटिस्टिक्यू। इसके वजह से सी ऑप्शन इज रॉन्ग, फॉल्स सी ऑप्शन। स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे फोर्थ है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे बोला है तो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या यूज करता है? हाँ, इट इज यूज एज अ प्लूरल नाउन में बी डिफाइंड एज अ डेटा। तो प्लूरल में ये क्या हो जाता है? प्लूरल सेंस में ये डेटा होता है, और सिंगुलर सेंस में ये मेथड, साइंटिफिक मेथड होता है। तो अपने को क्या पूछा है कि ये डेटा कब होता है? डेटा ये प्लूरल सेंस में होता है, और सिंगुलर सेंस के अंदर, सिंगुलर नाउन के अंदर ये स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। तो बी ऑप्शन। स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स कहाँ अप्लाई होगा? तो तुमको स्टैटिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स तुमको यहाँ पे दिखेगा इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीनों जगह हो गया, इसलिए ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन। ओके, सो बेसिकली तुमको मॉड्यूल डिटेल में पढ़ना है। ये क्वेश्चन जितने भी है, पूरा सेट है जितने भी है, लाइन टू लाइन के ऊपर, मतलब हर ऑलमोस्ट 3-4 लाइन के बाद एक क्वेश्चन बना है। इफ यू रीड द मॉड्यूल लाइन टू लाइन, तुमको सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। मैंने बाजू में, हर एक के बाजू में रेफरेंस पेज नंबर लिखा है कि कौन से पेज नंबर पे तुमको जाके ये इसके मिल जाएगा। तो एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि ये मॉड्यूल की लाइन ही है, तो इसलिए मैंने लाइन नंबर का रेफरेंस दिया है फॉर गेटिंग द आंसर्स। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, ओके, तो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जब अपन जाएंगे, ओके, पेज नंबर 3 पे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पे है स्टैटिस्टिक इज कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव डेटा। तो आंसर बेसिकली आना चाहिए कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव डेटा, बी ही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। बट अभी इसके आगे की एक लाइन है, हाउएवर क्वालिटेटिव डेटा कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव डेटा बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। बट ये लिमिटेशन की बात चालू थी, तो लिमिटेशन मतलब वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को कंसर्न करता है, क्वालिटी को नहीं करता। पर हावेवर बोल के उन्होंने ये दोनों कवर कर दिया है, और इंस्टीट्यूट ने ए एंड बी बोला है। बट मेरे हिसाब से आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी बी होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने बोला है ए एंड बी, तो ये थोड़ा सा रूम है जिसको मैं कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बोल सकता कि दोनों भी गलत है, तो इसलिए अपन डी को ही याद रखेंगे। बट इंस्टीट्यूट की लाइन जैसे मिली है उसके हिसाब से तो बी ही ऑप्शन होना चाहिए। कंसर्न मतलब वो किससे ज्यादा रिलेटेड है, तो क्यों पूरे स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स होते हैं और नंबर के साथ ही अपन चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स नंबर का ही है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव ही होना चाहिए। क्वालिटेटिव डेटा के साथ स्टैटिस्टिक कुछ नहीं कर सकता जिसमें नंबर्स ही नहीं है, फॉर्मूलेज ही अप्लाई नहीं होंगे। सो मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, पर ठीक है, मॉड्यूल ने अगर ए एंड बी बोला है तो उसको फॉलो कर लेंगे। एंड एट्रीब्यूट इज, हाँ, एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट तुमको यहाँ पे 13.4 पेज पे एट्रीब्यूट यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, एट्रीब्यूट, अ कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज एन एट्रीब्यूट। तो अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे तुमको जैसे का वैसा वर्ड मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अंडर कंसिडरेशन इज एन एट्रीब्यूट, और ये नेशनैलिटी वगैरह को बात कर रहा है जो क्वालिटेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वालिटेटिव का कैरेक्टरिस्टिक इज एन एट्रीब्यूट, तो व्हाट इज दैट बेसिकली?
जब मैं क्वालिटेटिव डेटा जमा करता हूँ और मुझे उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो किस बेसिस पे करता हूँ? सपोज फॉर एग्जांपल फॉरेनर्स आए वाले, तो मैं उनको बोलता हूँ कि यूएस सिटीजन्स इस साइड रहो, जर्मन इस साइड, रशियन उस साइड, पाकिस्तान के इधर कोने में। तो बेसिकली मैंने नेशनलिटी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। सो जिस बेसिस पे बनाए, किस बेसिस पे बनाए? नेशनलिटी। तो नेशनलिटी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक। तो इसलिए ए ऑप्शन। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जनरली जब भी तुमको इनकम बोली जाती है कि मैं कितना तुम्हारी इनकम है, तो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 30 लाख। नो वन सेज कि मेरी इनकम है 29,25,773 रुपए पॉइंट 5। बराबर है ना? ऐसा कोई बोलता नहीं है, जनरली राउंड ऑफ करके बोलते हैं। तो डिस्क्रीट मतलब ऐसा नंबर जो पॉइंट्स में नहीं है, और कोई भी इनकम पॉइंट्स में नहीं बोलता है, इसलिए बी ऑप्शन डिस्क्रीट। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जो पॉइंट्स में नहीं आता है, और जनरली मार्क्स को राउंड ऑफ करके देते हैं। तुम्हारी जो मार्कशीट होती है, चेक करो, स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट, सीबीएसई में बहुत बार पॉइंट्स में मार्क्स देते हैं, तो वो अपन कंसीडर नहीं करने वाले। मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी है, इवन इंस्टीट्यूट, तुम्हारे सीए फाउंडेशन, निगेटिव मार्किंग 0.25 है, फिर भी कभी भी तुमको किसी भी स्टूडेंट का सीए फाउंडेशन के मार्क्स तुमको पॉइंट्स में नहीं दिखेंगे। इट इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ। तो हमेशा राउंड ऑफ करके ही मार्क्स आते हैं, इसलिए डिस्क्रीट, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं है। नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एट्रीब्यूट। अभी 2 मिनट पहले ही एग्जांपल लिया था अपन ने कि अगर फॉरेनर्स आते हैं, तो यूएस वाले इधर, रशियन इधर, कोरियन उधर, पाकिस्तानी किधर, तो ऐसा, तो वो एट्रीब्यूट है। तो जिस बेसिस पे मैंने क्वालिटेटिव डेटा क्लासिफाई किया। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन। तो ड्रिंकिंग हैबिट नंबर्स में नहीं आ सकता, ठीक है, इट्स नॉट एन नंबर। तो ये क्वालिटेटिव है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव वर्ड नहीं दिखा, तो क्वालिटेटिव को रिप्रेजेंट कौन करता है? एट्रीब्यूट, इसलिए ये एट्रीब्यूट है। एज ऑफ अ पर्सन। एज ऑफ अ पर्सन इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एज जो होती है, जो जनरली डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है। से अगर मैं बोलता हूँ कि माई एज इज 28, तो कल 28.1 हो जाएगी, बाद में 28 पॉइंट समथिंग। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्टैटिक नंबर। खत्म। तो एज तो मेरी डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, तो पॉइंट्स में आता है। तो जो पॉइंट्स में आता है दैट इज कंटिन्यूअस, सी ऑप्शन। डेटा कलेक्टेड ऑन अ रिलीजन फ्रॉम अ सेंसस रिपोर्ट सेकेंडरी डेटा है। क्योंकि देखो, प्राइमरी डेटा मतलब जो मेहनत से फर्स्ट हैंड है, जो सेकेंड हैंड होता है वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे खुद क्वेश्चन खुद बोल रहा है, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजियन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट। देखो, सेंसस रिपोर्ट प्राइमरी है, पर सेंसस रिपोर्ट से डेटा कलेक्टेड लिया है, मतलब ये सेकेंड हैंड हो गया, मैंने किसी और से लिया है, तो सेकेंडरी डेटा हो गया। प्राइमरी डेटा अगर मैंने मेहनत से किया होता, अगर मैं खुद होके जाके लोगों को पूछता था, तो इट वुड हैव बीन प्राइमरी। सेंसस रिपोर्ट से कॉपीड है, इसलिए सेकेंडरी। द डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विद अ मेजरमेंट टेप। देखो, ये मेहनत से जमा कर रहे, मेजरमेंट टेप लेके जाके मेहनत से कर रहे, इसलिए प्राइमरी। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय। प्राइमरी डेटा कहाँ से जमा किया जाता है? ये तुमको पेज नंबर 4 पे तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, तो प्राइमरी डेटा, इंटरव्यू, मेल्ड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर। तो इंटरव्यू, मेल्ड, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, ऑल ऑफ दिस, इसलिए डी यहाँ पे लिखा है। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा फॉलोइंग मेथड्स। तो तुमको पेज नंबर के रेफरेंसेस मैंने बाजू में लिख के रखे हैं। किसी को भी ये नोट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोलो, तुमको डायरेक्टली रेफरेंसेस के साथ मिल जाएगा मॉड्यूल के पेज नंबर। अदरवाइज तुम वीडियो से तो लिख ही सकते हो, नो इश्यूज। द क्विकेस्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पे तुमको टेलीफोनिक मिलेगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू इज द क्विक। तो ऐसा मॉड्यूल में रेफरेंस मिल रहा है, क्योंकि फोन घुमाओ, डायरेक्टली फोन करो, आंसर आ गया। अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, टेलीफोनिक सबसे फास्ट होता है। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू लिखा है। इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी लाइक सुपर साइक्लोन, अर्थक्वेक, एपिडेमिक, प्लग, तो यहाँ पे लिखा है पर्सनल प्लेग, सॉरी। सो पर्सनल इंटरव्यू लिखा वाला है नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे, तो दैट इज पर्सनल। तो जनरली जो से फॉर एग्जांपल फ्लड, फ्लड इज ए नेचुरल कैलामिटी, कोई फ्लड का विक्टिम है,
सो उसको बाद में अपन बुलाएंगे कि तुमने कैसे फेस किया, उसको वन ऑन वन बातें कर सकते हैं, इसलिए वो पर्सनल इंटरव्यू में आ गया। सो बेस्ट मेथड फॉर नेचुरल कैलामिटीज पर्सनल इंटरव्यू, और तुमको पेज नंबर 4 पे रेफरेंस भी मिल जाएगा। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू, यहाँ पे मिल जाएगा। रेल एक्सीडेंट यहाँ पे वर्ड दिख रहा है क्या, और इनडायरेक्ट इंटरव्यू, तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, ये मॉड्यूल के पेज नंबर 4 पे तुमको रेफरेंस मिल जाएगा। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू? इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब होता है मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ पर डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो मैं किसी और को अपॉइंट करता हूँ, वो उसको क्वेश्चन करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने न्यूज चैनल में देखे रहेंगे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उस टाइप में। तो क्या हो जाता है कि ग्राउंड पे एक रिपोर्टर होता है, उस रिपोर्टर को कोई और एक रिपोर्टिंग होता है, ए बी का रिपोर्टिंग लेगा, बी ग्राउंड पे जाके कर लेगा, तो वो इनडायरेक्ट इंटरव्यू है। ओके, सो इनडायरेक्ट इंटरव्यू, क्योंकि रेल एक्सीडेंट हुआ है वहां पे चालू है भगदड़ वगैरह हॉस्पिटल लेके जाना, और वहां पे रिपोर्टर जा सकता है, तो फिर वो उसको क्वेश्चन पूछेगा कि वहां पे क्या सिचुएशन है, फिर वो वहां पे बताएगा। सो वो इनडायरेक्ट सिस्टम हो गया, तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स द वाइडेस्ट एरिया? तो ये मेल्ड क्वेश्चनियर में तुमको दिखेगा, हाँ, although the wide area can be covered in a mailed questionnaire, तो पेज नंबर 5 पे तुमको रेफरेंस मिलेगा। मेल क्वेश्चनियर में वाइडेस्ट एरिया कवर होता है। ईमेल तुम यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया, यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन स्पेस में भी मेल भेज सकते हो आज के तारीख में, इंटरनेट फैसिलिटी है तो। सो बेसिकली मेल्ड क्वेश्चनियर सबसे लंबा चौड़ा एरिया कवर करता है। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस इज मैक्सिमम इन, अगेन मेल्ड क्वेश्चनियर में है अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेस मेल्ड क्वेश्चनियर, तो मॉड्यूल का रेफरेंस तुमको पेज नंबर 5 पे भी मिल जाएगा। नॉन रिस्पॉन्स मतलब तुम खुद जो स्टूडेंट्स हैं सबके ईमेल आईडीज होंगे, तो चेक करो तुम डेली बेसिस पे ईमेल्स चेक करते हो क्या? नहीं, मतलब तुम खुद ईमेल्स चेक नहीं कर रहे हो। सो मतलब बहुत लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। बहुत बार क्या होता है देखो, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से तुम कुछ चीज़ें खरीदते हो तो उनका एक आता है कि रेटिंग करो इस प्रोडक्ट की, तुमको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का तुम रेटिंग करते हो, बहुत सारे का नहीं करते हो, मतलब तुम नॉन रिस्पॉन्स, मतलब सामने वाला पूछ रहे हो और तुम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो मेल्ड क्वेश्चन में मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेस आते हैं। सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, सेकेंडरी डेटा के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो सेकेंडरी डेटा का यहाँ पे है सेकेंडरी डेटा, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज है इंटरनेशनल सोर्स, अब फिर बाद में है गवर्नमेंट सोर्सेस, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा वाला है सोर्सेस, तो इंटरनेशनल, गवर्नमेंट, क्वाजी गवर्नमेंट, अनपब्लिश्ड, ठीक है। तो जैसे कि वैसा लाइन है, पेज नंबर 5 पे रेफरेंस मिल जाएगा। इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन, इंटरनल कंसिस्टेंसी कब चेक की जा सकती है? तो ये तुमको पेज नंबर 5 पे स्क्रूटिनी ऑफ द डेटा के वहां पे मिल जाएगा, यहाँ पे। इफ द डेटा फॉर ऑल द सीरीजेस आर प्रोवाइडेड दे मे बी चेक्ड फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो इस लाइन की वजह से इसका नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीजेस आर गिवन, ऐसा आंसर आएगा। स्टिल हाँ, two or more series of a figure which are some way or related with each other, ये कंसिस्टेंसी के लिए काम आता है, ये यहाँ पे है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल मुझे परसेंटेज का डेटा चाहिए, तो परसेंटेज का डेटा चाहिए तो मुझे क्या होना, सपोज 5 सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, तो 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स आउट ऑफ कितने में से दिए, अगर मुझे ये डेटा दे दिया कि कौन से पेपर में कितने हैं 5 पेपर का, तो कैन आई कैलकुलेट द परसेंटेज? यस। इंटरनल कंसिस्टेंसी मतलब मुझे परसेंटेज का कॉलम चेक करना है, मुझे परसेंटेज का कॉलम चेक करना है, और वो कैसे चेक करूं? ऑब्वियसली परसेंटेज का कॉलम अगर मुझे चेक करना है तो उसके पहले के 5 कॉलम पता होना चाहिए कि पांचों सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले। अगर मुझे पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स पता है तो मैं खुद डेटा का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं। तो नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, वो परसेंटेज रिलेटेड वो 5 कॉलम से है, तो अगर वो 5 कॉलम अगर मुझे देंगे तो मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर पाऊंगा। वैसा ही यहाँ पे मॉड्यूल ने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर मुझे डेंसिटी दी है, डेंसिटी मतलब कितने एरिया में कितने लोग हैं, दिल्ली में ज़्यादा डेंसिटी है, मुंबई में ज़्यादा है, विलेजेस में बहुत कम डेंसिटी होते हैं, रन ऑफ कच्छ में सबसे लोएस्ट डेंसिटी है,
सो डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, डेंसिटी आ जाती है। अगर मुझे किसी एरिया का डेंसिटी दिया है, उसको मुझे चेक करना है, तो दो कॉलम दे दो यार, कितनी पॉपुलेशन है और कितना एरिया है, मैं खुद डेंसिटी कैलकुलेट कर लूंगा। तो रिलेटेड सीरीजेस गिवन होना चाहिए, और इसका रेफरेंस तुमको पेज नंबर 5 पे यहाँ पे मिल जाएगा, स्क्रूटिनी ऑफ द डेटा के वहां पे। तो दैट इज डी ऑप्शन। द accuracy and consistency of the data can be verified by, accuracy and consistency of the data मेरे स्क्रूटिनी से ही समझ में आता है, यहाँ पे खुद दिया वाला रहेगा। Since statistical analysis made only in the data, it's necessary to check whether consideration accurate as well as consistence। तो यहाँ पे वर्ड है, तो स्क्रूटिनी मतलब होता है चेकिंग, चेकिंग से मुझे एक्यूरेसी भी समझ में आएगी। कंसिस्टेंसी का मतलब हर बार वही होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का परसेंटेज का डेटा, तो पांचों सब्जेक्ट का ही परसेंटेज निकालना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है एक आधे स्टूडेंट ने एक ही पेपर दिया और 4 पेपर में वो अब्सेंट है, तो वो एक पेपर के बेसिस पे परसेंटेज निकला, नहीं, पांचों पेपर के ही मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज निकलेंगे। सपोज एक आधे स्टूडेंट ने पांचों पेपर में 90 मार्क्स किए, तो उसको 90% आए। किसी स्टूडेंट को एक पेपर में 5 में से 100 और 100 है, बाकी चारों में अब्सेंट है, तो उसको 100% आएंगे क्या? रॉन्ग, 100% नहीं आएंगे। 100/500 20% आएंगे। कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब अगर एक फॉर्मूला अप्लाई किया तो सबको एक ही फॉर्मूला लगाओ, एक पेपर के बेसिस पे नहीं, पांचों पेपर का ही एवरेज लिया जाएगा। तो कंसिस्टेंसी मतलब वो, और वो कब समझेगा कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं? अगर मैं स्क्रूटिनी करूंगा, चेक करूंगा, तो ही समझ में आएगा। दैट्स वाई स्क्रूटिनी। द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अगर मुझे करना है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के मोड यहाँ पे दिए वाले हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक, ए ऑप्शन। द बेस्ट मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो एक्चुअली पेज नंबर 8 पे सिर्फ तुमको यहाँ पे मिल सकता है टैबुलेशन मेथड इज यूजुअली प्रेफर्ड टू टेक्सचुअल, बस इतना ही रेफरेंस है और उसके नीचे रीजंस दिए गए हैं। बट बेस्ट मेथड ऐसा किधर भी मॉड्यूल में रेफरेंस नहीं है। हाँ, डायग्रामेटिक से ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे बोला वाला है। फॉर एक्यूरेसी वी रिकमेंड द टैबुलेशन नॉट डायग्रामेटिक। और टेक्सचुअल से अच्छा है, टेक्सचुअल से अच्छा है, डायग्रामेटिक से अच्छा है। देखो 3 ही मेथड्स है, कौन से मेथड्स है? 3, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में लिखा है कि टेबल को रेफर करो, टेक्सचुअल में बोला है कि टेबल को रेफर करो, मतलब तीनों में बेस्ट कौन सा हो गया? टैबुलर। तो इसलिए टैबुलर प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये एक्यूरेट है, कंपैरिजन कर सकते हैं, सब चीजें हैं इसके अंदर। और अदरवाइज तुम याद भी रख सकते हो, आर स्क्वायर मैंने लिखा है बाजू में, रट्टा रिक्वायर्ड, क्योंकि मॉड्यूल में स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं है, बी ऑप्शन। द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड, अट्रैक्टिव, देखो ये टेक्सचुअल है जो जिस फॉर्मेट में तुमको दिख रहा है, बोरिंग है, अट्रैक्टिव तो है नहीं, टेबल्स मजा नहीं आ रहा। वही अगर मैं डायग्राम्स देखूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील होता है, और ये तुमको लाइन भी मिल जाएगी, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अल्टरनेटिव एंड अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे कि वैसी लाइन है, तो अट्रैक्टिव इज डायग्रामेटिक, बोरिंग नहीं है। फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज, तो टेबल के 5 पार्ट्स होते हैं। टेबल की हेडिंग, स्टब, बॉक्स हेड, बॉक्स हेड के अंदर कैप्शन, मेन बॉडी एंड फुटनोट। तो हर एक का एक काम है, तो वो कैप्शन क्या है, तो तुमको वहां पे टेबल के वहां पे एग्जैक्टली मिल जाएगा कि व्हाट इज कैप्शन। तो कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। तो ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो वैसे टेबल के 5 पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट को उन्होंने डिफाइन किया है। व्हाट इज कैप्शन? कैप्शन इज द अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग कॉलम्स एंड सब कॉलम्स, तो डी ऑप्शन, जैसे का वैसा। स्टब ऑफ द टेबल, अगेन स्टब नीचे दिया रहेगा, व्हाट इज स्टब? स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज। तो ये टेबल के 5 पार्ट है जिसमें से स्टब है। स्टब क्या है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, जैसे कि वैसी लाइन तुमको पेज नंबर 7 पे मिल जाएगी। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, तो यहाँ पे ये भी रहेगा बॉक्स हेड।
बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल, जैसे कि वैसे लाइन है, पूरे पार्ट्स के ऊपर का एक एक क्वेश्चन उन्होंने बना लिया। अगेन मैंने चैप्टर ये चालू होते समय ही बोला था, अगर मॉड्यूल लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो तुमको इसके बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर हर 2-3 लाइन के बाद एक क्वेश्चन फ्रेम किया, और मॉड्यूल की जैसी की वैसी लाइन है जिसमें डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन बहुत कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का पार्ट ही नहीं है। अब बॉडी पार्ट है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि वैसी लाइन मिल जाएंगे। इट्स एंटायर अपर पार्ट ऑफ बॉक्स हेड, सी ऑप्शन। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टैबुलेशन इन शोन इन, तो यहाँ पे लिखा रहेगा which includes column सब columns number units of measurement along with the caption। तो यहाँ पे लिखा है क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हेड के अंदर ही लिखा है क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यस यूनिट ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हेड के अंदर रहेगा ए। द टैबुलेशन सोर्स ऑफ द डेटा, यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो सोर्स ऑफ द डेटा, हाँ ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं है, पर मैं बता देता हूँ व्हाट इज फुट नोट। फुट नोट इज अ रेफरेंस, सॉरी, तो फुट नोट क्या होता है कि सोर्स ऑफ द डेटा, कि ये मैंने जो डेटा बनाया वो कहाँ से बनाया। जैसे कि विकिपीडिया, विकिपीडिया में बहुत सारा डेटा है, पर विकिपीडिया खुद से कुछ भी नहीं बोल सकती है। विकिपीडिया में हर चीज का तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा। इफ यू गो ऑन पेज ऑफ अ विकिपीडिया, उसके एंड में बहुत सारे रेफरेंसेस लिखे रहेंगे कि ये लाइन हमने कहाँ से उठाई, ये लाइन इस बुक्स में से, इस आर्टिकल में से उठाई वाली है। तो विकिपीडिया इज बेसिकली सेकेंडरी डेटा, वो कहाँ ना कहाँ से सब जगह से डेटा कॉपी करके बना रहा है, तो वहां पे लिखना चाहिए। तो उसको फुट नोट बोलते हैं कि कोई चीज कहाँ से आ रही है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं फोटो, उसके नीचे पीसी लिखते, पिक क्रेडिट, और तुम्हारे दोस्त का नाम लिखते जिसने फोटो खींचा, दैट इज अ फुट नोट, कि तुमने ये फोटो कहाँ से लिया, उसका फुट नोट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू फॉर टैबुलेशन, अनट्रू मतलब फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो टैबुलेशन यहाँ पे है, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे टेल है टैबुलेशन मेथड यूजुअली प्रेफर्ड फॉर, किसके लिए प्रेफर की जाती है, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, ऐसा लाइन दिया है, बट यहाँ पे क्या बोला है, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन रोज बट नॉट कॉलम्स, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो नॉट कॉलम्स, इसके वजह से बी ऑप्शन अनट्रू ढूंढना था, मतलब फॉल्स, तो ये फॉल्स है। हिडन ट्रेंड इफ एनी ऑफ द डेटा कैन बी नोटिस्ड इन, हिडन ट्रेंड, यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, हिडन ट्रेंड प्रेजेंट इन द डेटा कैन बी नोटिस ओनली इन दिस प्रेजेंटेशन, ऐसा स्पेसिफिक लाइन पेज नंबर 8 पे दिया है। तो व्हाट इज हिडन ट्रेंड, लेट मी गिव। अगर मैं एक आधे शेयर का प्राइस देखूं कि बढ़ रहा है 10 20 30 35 31 40 45 50 60, तो ऐसा सुनने से लगता है, टैबुलेशन से लगता है कि डेटा प्राइस बढ़ रहा है, बट अगर मैं इसको डायग्राम में डालूं तो मुझे समझ में आता है कि कौन से फेज में बहुत फास्ट बढ़ रहा था, कौन से फेज में स्टेबल था, कौन से फेज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये सब चीजें समझ में आती है डायग्राम के अंदर। डेटा देख के ये फील नहीं होता है कि ये बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, वो डायग्राम निकालने के बाद समझ में आता है कि कब वो स्लो स्पीड से बढ़ रहा था, कब फास्ट स्पीड से बढ़ रहा था, ये डायग्राम के अंदर ही समझ में आता है, इसलिए उसको हिडन ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है। हिडन ट्रेंड उससे समझ में आता है। और पूरा शेयर मार्केट जो चार्ट एनालिसिस करते बच्चे, तो वो यही है, हिडन ट्रेंड ही ढूंढते हैं वो लोग चार्ट्स में, एंड चार्ट्स आर डायग्रामेटिक। 32, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, ऐसा लाइन है स्पेसिफिकली, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट्स, diagrams and pictures, that's why D option, all of this. The most accurate mode of data presentation is, most accurate mode, तो tabulation, क्यों, तो tabulation में यहाँ पे word मिलेगा तुमको however compared to the tabulation this is less accurate, कौन सा, diagrammatic। so if there is a priority for accuracy, अगर तुमको accuracy चाहिए
वी हैव टू रिकमेंड टैबुलेशन। ऐसी स्पेसिफिक लाइन है कि अगर तुमको टैबुलेशन चाहिए, सॉरी एक्यूरेसी चाहिए, तो टैबुलेशन यूज करो। तो टैबुलेशन किसके लिए यूज होगा? एक्यूरेसी के लिए। एक्यूरेट के लिए क्या होगा? टैबुलेशन, बी ऑप्शन। द चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज। तो चार्ट दैट यूजेस लॉगरिदम, ये अगेन तुमको मॉड्यूल में लाइन चार्ट के वहां पे एक रेफरेंस मिलेगा। कहां पे रेफरेंस मिलेगा? यहाँ पे पेज नंबर 13.9 पे। वी मे थिंक ऑफ लॉगरिदम और रेशियो चार्ट। तो सिर्फ इतना ही रेफरेंस है, लॉगरिदम और रेशियो चार्ट। तो उस बेसिस पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया कि लॉगरिदम के लिए क्या यूज होगा, रेशियो चार्ट यूज होगा। तो 13.9 पे स्लाइड सा रेफरेंस है, तो उस रेफरेंस के बेसिस पे उन्होंने ये बनाया है। तो रेशियो चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर। मल्टीपल लाइन चार्ट किसके लिए अप्लाई किया जाता है? अगेन ये इसी पैराग्राफ, देखो ये 4 लाइन का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कौन सा पूछा है। मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज डेटा एक्सप्रेस इन अ सेम यूनिट। क्या दिया है? मल्टीपल लाइन चार्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग 2 और मोर रिलेटेड सीरीज डेटा एक्सप्रेस इन सेम यूनिट। तो ये लाइन यहाँ पे यूज होंगे। 2 और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन वेरिएबल आर एक्सप्रेस इन अ सेम यूनिट। यहाँ पे डिफरेंट यूनिट लिखा है इसलिए ये ऑप्शन कट गया। शोज मल्टीपल चार्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाइन जैसे कि वैसी तुमको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है? कभी तुमने क्रिकेट मैच देखी है? सो सपोज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच चालू है, तो यहाँ पे स्कोर होता है और यहाँ पे ओवर्स होते हैं, तो ऐसे लाइंस बनाए हुए थे। सपोज इंडिया की ब्लू लाइन है और पाकिस्तान की ग्रीन लाइन है, तो वो बताते रहते कि इस ओवर के टाइम पे इंडिया का क्या स्कोर था और अभी पाकिस्तान का क्या स्कोर है। तो वो क्या हो गया? एक्सिस दो ही है, इधर रन्स वाला एक्सिस है, इधर बॉल्स या ओवर्स वाला एक्सिस है, और बीच में लाइंस है। और दो लाइन है क्या? यस, मल्टीपल लाइन चार्ट। और दोनों के दोनों उतने बॉल में इतने रन्स, दोनों की यूनिट सेम है। तो मल्टीपल लाइन चार्ट सेम यूनिट और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तुमने अगर टीवी पे देखा रहेगा तो वो तुमको लाइन दिखेंगे, वो मल्टीपल लाइन चार्ट है। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट इज कंसीडर्ड व्हेन। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट कब यूज होगा? अगेन इसके नीचे का लाइन, मैंने बोला था ना ये 4 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हर एक लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन बना है। Multiple axis chart is somewhat similar to situation if variable are expressed in a different units. Same unit हुआ तो multiple line chart और different units रहा तो multiple axis chart. बट इसके लिए related series होना बहुत जरूरी है, related series and different units. तो more than one series and different units are different. तो इसका मल्टीपल एक्सिस चार्ट में ए एंड बी बोथ आएगा, डिफरेंट यूनिट्स भी होना चाहिए एंड मोर देन टाइम सीरीज भी होना चाहिए, ए एंड बी। इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं। ये देखो, ये मल्टीपल एक्सिस चार्ट का एग्जांपल है, ठीक है। मल्टीपल एक्सिस चार्ट, अब ऑब्जर्व करो, येलो एक लाइन है, एक वेवी लाइन दिख रही है, इसके लिए ये येलो कलर का एक्सिस यूज करना है। अब ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसके लिए ब्लू लाइन के लिए ये एक्सिस है। ये ग्रे लाइन है, एक ग्रे के लिए ग्रे एक्सिस है। इस ग्रीन कवर को ये ग्रीन लाइन है। मतलब 4 लाइंस है, 4 लाइंस। देर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, मोर देन वन, 4 दिख रहे क्या? और टाइम सीरीज देखो जनवरी से दिसंबर, तो मोर देन वन टाइम सीरीज, 4 टाइम सीरीजेस है। और द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट, द यूनिट ऑफ द वेरिएबल आर डिफरेंट। अब चेक करो तुम लोग, ये 80 तक है और ये 85 90 तक है, मतलब दोनों की स्केल अलग अलग है क्या? यस। हाँ, तो ये देखो, ग्रे मोबाइल के लिए यूज किया, ग्रीन लैपटॉप्स के लिए, येलो टीवी के लिए और ब्लू टैबलेट्स के लिए यूज किया। तो मतलब हर एक के यूनिट अलग अलग है, दोनों की स्केल अलग अलग है और टाइम सीरीज है 4 है। तो अगर ये मल्टीपल एक्सिस चार्ट का परफेक्ट एग्जांपल है, मल्टीपल एक्सिस चार्ट है। तो मल्टीपल एक्सिस चार्ट कब यूज होगा? 4, मोर देन वन टाइम सीरीज एंड डिफरेंट यूनिट्स है। देखो यहाँ पे 10 16 32,
यहाँ पे 0 17 34 0 18, तो हर एक का अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स यूज करें तो ए एंड बी दोनों कंडीशंस आएगा डी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम किसके लिए यूज होगा? हाँ, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेराइंग ओवर स्पेस, स्पेसिफिकली दिया है क्वालिटेटिव एंड वेराइंग ओवर स्पेस, क्वालिटेटिव एंड डेटा वेराइंग ओवर स्पेस, टाइम नहीं स्पेस, इसलिए ए और सी। तो यहाँ पे भी बोला है और क्वालिटेटिव डेटा और वेराइंग स्पेस, तो ए और सी ऐसा आएगा ना। क्वालिटेटिव डेटा, अगर तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, वो दो फाइटर्स है और मार रहे, तो ऊपर पावर लाइन होती है, एक पंच मारो तो ये पावर लाइन कम हो जाती है, पावर इज अ क्वालिटेटिव, और वो हॉरिजॉन्टली बताया जा रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, तो पावर हॉरिजॉन्टली जनरली बताई जाती है। सो क्वालिटेटिव डेटा और मॉड्यूल में स्पेसिफिक लाइन भी है, तुमको पेज नंबर 9 पे मिल जाएगी। वर्टिकल बार डायग्राम इज एप्लीकेबल व्हेन, वर्टिकल बार डायग्राम, ये देखो अभी वर्टिकल बार डायग्राम दैट इज क्वांटिटेटिव डेटा और अ टाइम सीरीज डेटा, किसके लिए? क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज, क्वांटिटेटिव एंड टाइम, तो बी और सी, और है बीच में, तो बी और सी। क्वालिटेटिव नहीं आएगा, क्वालिटेटिव किस में था? क्वालिटेटिव हॉरिजॉन्टल में था, इसलिए ए ऑप्शन नहीं आएगा, बी और सी। ठीक है। डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर, डिवाइडेड बार चार्ट किसके लिए काम आता है? यहाँ पे रहेगा वर्ड डिवाइडेड बार चार्ट और परसेंटेज बार डायग्राम्स फॉर, किसके लिए? कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल एंड आल्सो रिलेटिंग टू द कंपोनेंट्स टू द होल, ये लाइन है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, comparing different components of a variable and relation to different components to the table, relating to the components to the whole, यहाँ पे टेबल बोला है दैट इज होल, तो दोनों के लिए यूज होगा ए एंड बी, यहाँ पे बीच में वर्ड एंड है, तो यहाँ पे भी ए एंड बी, तो ये दोनों। तभी ये बेसिकली क्या बोलना चाहता है, उसका एग्जाम्पल, ये डिवाइडेड बार चार्ट है, कोई भी एक एग्जाम्पल रेफरेंस लिया मैंने, तो ये डिवाइडेड बार चार्ट है। 2009 के अंदर ब्लू रिप्रेजेंट आर्ट्स, ब्राउन रिप्रेजेंट साइंस और ग्रीन रिप्रेजेंट कॉमर्स। तो बेसिकली मुझे ये 2009, 10 और 11 समझ में आ रहा है। अब मैं इससे क्या सोच सकता हूँ कि 2009 से 10 से 11 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं क्या? यस। मैं टोटलिटी पे कंपेयर कर पा रहा हूँ, यस। और इससे और क्या कंपेयर कर पा रहा हूँ? ये मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कि कॉमर्स का थोड़ा 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 बढ़ रहा है क्या? देखो, यस। आर्ट्स भी बढ़ रहा है, तो बेसिकली इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि टोटल में साइंस का स्टूडेंट ज्यादा है, कॉमर्स और आर्ट्स के कम है। तो मैं बेसिकली एक कंपोनेंट को टोटल टेबल से कंपेयर कर सकता हूँ या टोटल कॉलम्स को भी कंपेयर कर सकता हूँ। ये देखो, ये टोटलिटी पे मैंने कंपेयर किया, इससे ये ज्यादा, इससे ये ज्यादा, और साइंस इन दोनों से ज्यादा है, ये भी मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ क्या? या कॉमर्स इन दोनों के मिडल में आता है, ये कंपेयर कर पा रहा हूँ। इंटर कंपोनेंट्स को भी कंपेयर कर सकता हूँ, टोटल कंपोनेंट्स को भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो वो बोल रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेरिएबल, मतलब इन इंटरनल कंपैरिजन, और पूरे टेबल को भी कंपेयर कर सकता हूँ, तो डी ऑप्शन। ओके। In order to compare two or more related series, we consider. In order to compare two or more related series, multiple or a group bar diagram are compared to related series. Multiple or a group bar diagram. तो मल्टीपल और अ ग्रुप, बीच में और है, तो तुमको इसके लिए ना मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। इसमें बीच में और वर्ड है क्या? और, इसीलिए यहाँ पे भी और एंड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कब और यूज करना और कब एंड यूज करना। मॉड्यूल में जैसी लाइन है वैसी ही मल्टीपल और ग्रुप्ड, मल्टीपल और ग्रुप्ड, तो ए और बी ऑप्शन। नाउ व्हाट इज मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम?
मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम का मतलब होता है ऐसा डायग्राम जिसमें एक ही ईयर में मल्टीपल चीजें, सपोज यहीं मुझे चेक करना है कि 2009 में बॉयज कितने गर्ल्स कितने, तो वो मल्टीपल हो गया। तो 2010 में भी बॉयज गर्ल्स रहेंगे, 2011 में भी बॉयज गर्ल्स रहेंगे, तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर सकते हैं क्या रिलेटेड सीरीज को? यस, तो मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम में अपन कर सकते। पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर, पाई डायग्राम किसके लिए यूज किया जाएगा? हम्म we use divided bar or a percentage bar diagram for comparing different components of a variable, also relating to the components of the whole. For this situation, we may also use pie chart or a pie diagram. किसके लिए? Comparing different components of a variable and components to the whole, इसके लिए बार डायग्राम या पाई चार्ट भी यूज किया जा सकता है, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। तो ये यहाँ का वर्ड की लाइन जैसे कि वैसा, अब भी अपन ने जस्ट डिवाइडेड बार डायग्राम को किया था, ये इसके थ्रू सेम डिस्कशन पाई चार्ट में भी कर सकते हैं। पाई चार्ट जनरली तुम्हारे बजट के अंदर कंपेयर करने के लिए आता है। हाँ, तो से फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि एक इंडियन गवर्नमेंट को कहाँ से पैसे आए, हाउसिंग से, डेली स्पेंडिंग, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, रुको एक मिनट, अपन बजट वाला प्रॉपर लेंगे एग्जांपल। परफेक्ट, ये एक एग्जांपल के फॉर्मेट में है कि इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस कहाँ से आते हैं, कितने कॉर्पोरेट टैक्स से आता, कितना कस्टम, कितना इनकम टैक्स, कितना एक्साइज, कितना जीएसटी। तो ये कंपैरिजन जो है, हाँ ये जो कंपैरिजन है, तो इसको पाई डायग्राम बोला जाता है। पाई डायग्राम में मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से, और टोटलिटी पे भी मैं चेक कर सकता हूँ कि टोटल का कितना परसेंट है और ये एक दूसरे से कितने हैं। तो ये दोनों भी कंपेयर में पाई चार्ट में कर सकता हूँ, तो यही ए ऑप्शन बोल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका तुमको यहाँ पे रेफरेंस नहीं, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। हाँ देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला है? अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्या? 44 से 48, 53, 58, 63, 68 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यस, अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स हो गए क्या? 44 से 48 का एक ग्रुप, 59 से 63 का ग्रुप, 69 से 73 का ग्रुप। यस, अलग अलग ग्रुप से। रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्वियसली ये मेजर कर पा रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मेजर कर सकते, काउंट कर सकते क्या स्टूडेंट्स को? यस, इसलिए ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस वेरिएबल। हाँ, तो यहाँ पे वर्ड्स मिलेंगे तुमको, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के वहां पे। हाँ, यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको? कंटिन्यूअस वेरिएबल, सच क्लासिफिकेशन इज टर्म एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब जो पॉइंट्स में आते, पॉइंट्स वाले डेटा के लिए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस के लिए क्या यूज होगा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेज नंबर 14 पे तुमको रेफरेंस मिल जाएगा। अ डिस्क्रीट sorry, a distribution of share is an example of frequency distribution. Distribution of shares, ये तुमने 11th 12th सेक्रेटरी प्रैक्टिस या अकाउंट्स में भी पढ़ा रहेगा। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। शेयर और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब शेयर पॉइंट्स में नहीं आ सकते। अगर जो चीजें पॉइंट्स में नहीं आ सकती वो क्या है, डिस्क्रीट। तो शेयर्स क्या हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल। अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू प्रॉफिट्स। देखो सर आपने बोला था कि इनकम डिस्क्रीट है, क्योंकि जनरली लोग इनकम राउंडेड ऑफ फॉर्मेट में बोलते हैं, पर प्रॉफिट ब्लू चिप कंपनी मतलब बड़ी कंपनी, एक आधी लिस्टेड कंपनी का एग्जांपल लेंगे अपन, वो पॉइंट्स में आंसर देते हैं तो कंटिन्यूअस हो गया। एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने ना गार्गी एक कंपनी है ज्वेलरी की, उसकी बैलेंस शीट पी एंड एल डाउनलोड करी तुम्हारे रेफरेंस के लिए। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 845.85 दिख रहा है क्या, 845.85 पॉइंट्स में दिख रहा है। यस, पॉइंट्स में आया मतलब कंटिन्यूअस है। सो प्रॉफिट कंटिन्यूअस है, इनकम जनरली राउंड ऑफ देते इसलिए वो डिस्क्रीट है। बी ऑप्शन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं, तो मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा है। इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में फर्क क्या है, देखो 0 to 10, 10 to 20 ये नंबर मैच हो रहे तो वो एक्सक्लूसिव है। 10 to 18, 20 to 28 ये नंबर मैच हो रहे क्या, नहीं हो रहे, उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। वाई एक्सक्लूसिव, अगर 10 नंबर आया, 10 नंबर, तो मैं किसको टिक करूंगा, 1 2 3 4 5, 10 नंबर आया तो फर्स्ट क्लास में डालोगे, सेकंड, सेकंड क्लास में। तो 10 नंबर ये अपर लिमिट था, उसने अपर लिमिट को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ये अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं। और 10 नंबर किधर आया, 2 सेकंड नंबर क्लास में आया, और सेकंड नंबर में 10 क्या है, लोअर लिमिट। मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज लोअर लिमिट को इंक्लूड करती है और अपर लिमिट को एक्सक्लूड करती है। एक्सक्लूड्स द अपर क्लास लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर को इंक्लूड करती है, अपर को एक्सक्लूड करती है, इसलिए वो एक्सक्लूसिव है। बी ऑप्शन। और ये तुमको रेफरेंस भी मिल जाएगा मॉड्यूल में पेज नंबर 17 के वहां पे। हाँ, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन दैट एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट है क्या वर्ड, जैसे का वैसे एक्सक्लूड द अपर क्लास लिमिट, जैसे कि वैसे वर्ड्स भी मिल जाएंगे। बी ऑप्शन। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन, इंक्लूसिव इसको बोलते हैं इंक्लूसिव, 10 to 18, 20 to 28 इसको इंक्लूसिव बोलते हैं। और इंक्लूसिव किसके लिए यूज होगा, डिस्क्रीट के लिए यूज होगा। ये यहाँ पे तुमको मिल जाएगा इसका रेफरेंस। दिस इज यूजुअली डन, हावेवर non overlapping or mutually inclusive classification that include both the limits are usually applicable for discrete variable। लिखा है क्या, inclusive classification for discrete variable, yes, inclusive classification for discrete variable, exactly जैसे का वैसा लाइन है, ए ऑप्शन। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज मेंट फॉर, देखो ये चीजों का रेफरेंस मुझे किधर भी मॉड्यूल में नहीं मिला है, मॉड्यूल में किधर भी पढ़ा तो मुझे ये चीज नहीं मिला है, बट एक कॉमन सेंस यूज करना है। देखो 10 to 18 ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव 10 to 20, 20 to 30। तो 10 to 18 में जो भी नंबर है वो 10 to 20 में बैठेंगे क्या, यस। तो मतलब एक्सक्लूसिव तो इंक्लूसिव से बड़ा हो गया, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव से बड़ा हो गया, इसमें सब कुछ कवर हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, एट्रीब्यूट, कुछ भी लेके आओ, सब के सब एक्सक्लूसिव में बैठ जाएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसमें सब कुछ कंसिडर हो सकता है, इसलिए एनी ऑफ दिस आ गया।
तो ये आर स्क्वायर भी पकड़ लो, क्योंकि इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला इसलिए रट्टा रिक्वायर्ड भी बोलूंगा। और कॉमन सेंस या लॉजिक लगाना है तो बेसिकली इसमें इंक्लूसिव से बड़ा है तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। द LCB लोअर क्लास बाउंड्री। अब देखो ये इंक्लूसिव जब होता है तो इनको 50 एंड 18 को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लोअर क्लास लिमिट, और इस 58 को बोला जाता है अपर क्लास लिमिट। अब इस इंक्लूसिव को अगर मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, अगर मैं इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्या है प्रोसीजर? दोनों का डिफरेंस 20 और 18 का डिफरेंस 2, इस डिफरेंस को आधा करो, 2 का आधा 1, तो ये 1 इसमें से माइनस और इसमें प्लस, तो 10 माइनस 1 9, 18 प्लस 1 19। तो मैंने पूरे इसको रिवाइज कर दिया, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कर दिया। तो बेसिकली अब 40 टू 48 क्लास है, 40 टू 48 क्लास है, इसमें कौन से नंबर आ सकते हैं ये चीज बताएगा। तो 40 से 48 क्लास में 39 से 49 तक के पूरे नंबर्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? लोअर क्लास बाउंड्री। तो इसको क्या बोलते हैं? ये 49 एंड 59 को, 49 को बोलेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, और इस 59 को बोला जाता है अपर क्लास बाउंड्री। इसको लोअर क्लास बाउंड्री, इसको अपर क्लास बाउंड्री बोला जाता है। अब क्या बोला है? एलसीबी, एलसीबी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? लोअर लिमिट टू द लोअर क्लास लिमिट। ये लोअर क्लास लिमिट एलसीएल लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट 50 है और बाउंड्री क्या है? 49। लिमिट से भी लोअर है क्या? लिमिट से भी लोअर है क्या? यस, लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट इज 50, उससे भी लोअर है क्या? 49। यस, तो बाउंड्री जो होती है वो लिमिट से भी लोअर होती है, तो लोअर टू द लोअर क्लास लिमिट, बी ऑप्शन। ठीक है, ये समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो तुमको ऑटोमेटिक ये नंबर के फॉर्मेट में दिखेगा। अपर क्लास बाउंड्री सेम, अपर क्लास बाउंड्री यूसीबी, अपर क्लास बाउंड्री कितनी? 59, और अपर क्लास लिमिट कितना था? 58। 58 से भी बड़ा है क्या? 58 से भी बड़ा है क्या? 59। यस, तो अपर लिमिट टू द अपर क्लास लिमिट यूसीएल, तो यूसीएल था 58, उससे भी बड़ा है क्या? 59। यस, अपर लिमिट टू द अपर क्लास लिमिट, दैट इज ए ऑप्शन। लेंथ ऑफ अ क्लास इज, व्हाट इज द क्लास लेंथ? ये तो बेसिकली फॉर्मूला ही है, ये तुमको मॉड्यूल की जैसे कि वैसे लाइन मिलनी चाहिए। हाँ, क्लास इंटरवल में डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी, डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी, उसको क्लास लेंथ बोलेंगे। तो विड्थ एंड क्लास इंटरवल को ही क्लास लेंथ भी बोला गया है। सो बेसिकली ए ऑप्शन, जैसे कि वैसी लाइन तुमको पेज नंबर 18 पे, और ये फॉर्मूला है, इसको मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to total frequency। मैंने इसका एक एग्जांपल यहाँ पे बाजू में लिखा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है तो अपन ये हटा देंगे अब। ओके, अब ऑब्जर्व करो, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक एग्जांपल मैंने लिया है। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन ने? फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव, एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड अप्स टू, से फॉर एग्जांपल मैंने 20 लिया, 20 से लेस कितने? 15 है। एंड मोर देन, हमेशा याद रखना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट को रेफर करती है, एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट्स को। 20 से मोर कितने नंबर्स हैं? 9। तो 15 प्लस 9, ये नंबर कितना आ गया? 15 प्लस 9 24 आया क्या? फ्रीक्वेंसी का टोटल लो 24, और ये दोनों का टोटल कितना आया?
24। तो ये क्या बोल रहा है कि एक आधे का लेस देन क्यूमुलेटिव एंड मोर देन क्यूमुलेटिव का टोटल क्या होगा, लेस देन एंड मोर देन का टोटल हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा 24। चेक करो, 18 प्लस 6 24, 20 प्लस 4 24, 10 प्लस 14 24, हमेशा 24 ही आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी ही आएगी। एक आधे नंबर से कम और उस नंबर से ज्यादा ऑब्वियसली है, इससे कम और इससे ज्यादा टोटली नंबर मिलेगा ना, और क्या मिलेगा, ए ऑप्शन। frequency density corresponding to a class interval is the ratio of, frequency density का बेसिकली फॉर्मूला पूछ रहे, frequency density क्या है, इट्स द रेशियो ऑफ frequency of class interval to the corresponding class length। तो ये फॉर्मूला दिया है, class interval to class frequency to the class interval is the ratio of frequency of the class of that interval। तो frequency से interval करने का है, डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, क्लास लेंथ को ही क्लास इंटरवल बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली। तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास लेंथ से डिवाइड करूंगा तो डेंसिटी समझेगा कि कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम नंबर्स में कम स्पेस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, वो देखने के लिए काम आता है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जैसा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन बाय एरिया, पॉपुलेशन बाय एरिया, तो पॉपुलेशन को फ्रीक्वेंसी, एरिया को लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी बाय लेंथ आ गया डेंसिटी, बी ऑप्शन। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, यह है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, फ्रीक्वेंसी का टोटल लो 15, क्लास की फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, 5 बाय 15 क्या आया 0.33, 4 बाय 15 क्या आया 0.26, 3 बाय 15 आया 0.2, 2 बाय 15 0.13, 1 बाय 15 0.06। तो चेक करो सभी के सभी पॉइंट्स में है क्या, यस। कोई भी 1 के ऊपर गया क्या, नहीं। तो जब भी तुम चेक करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मिलेगी, 0 एंड 1 के बीच में ही मिलेगी, तो लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ए ऑप्शन। कभी कभी मुझे लगता है कि बी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 0 भी रह सकती है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 भी आ सकती है। बट ठीक है, इन्होंने ऐसा बहुत इंक्लूसिव नहीं दिया है, तो अपन मॉडल को फॉलो करेंगे, जो मॉडल ने दिया है उसको ही फॉलो करना, ए ऑप्शन। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोड किससे मिलेगा, ये तुमको यहाँ पे दिखेगा, ये क्या है मोड, और ये कौन सा डायग्राम है, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम की मदद से क्या निकाला जा सकता है, मोड निकाला जा सकता है, पॉसिबल इन दिस मोड ऑफ द डायग्राम प्रेजेंटेशन। तो मोड किस में मिल सकता है, हिस्टोग्राम में मिल सकता है, तो मोड हिस्टोग्राम में मिल सकता है। और इसका एक एग्जांपल यहाँ पे भी दिया है, जो हाईएस्ट वाला कॉलम होता है हाईएस्ट, तो उसके आजू बाजू के कॉलम से ऐसे एक्स मार्क बनाओ, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही मोड होता है, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ही मोड होता है। तो हिस्टोग्राम की मदद से मोड निकाला जा सकता है। मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मीडियन, ये तो ओगिव कब से, ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीडियन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ कोई दूसरा नाम क्या है, ओगिव, तो ओगिव यहाँ पे ए ऑप्शन है। तो लेस देन टाइप ओगिव बोला है, मोर देन भी मिलता है, डोंट वरी। तो यहाँ पे ऑप्शन में लेस देन लिखा है, इसलिए अपन लेस देन को टिक करें, मोर देन भी रहता या सिर्फ ओगिव रहता तो भी उसको टिक करते। यहाँ पे देखो ओगिव की मदद से क्या मिल रहा है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, और क्वार्टाइल 2 का दूसरा नाम क्या है, मीडियन। तो मीडियन ओगिव के मदद से निकाला जा सकता है, तो ओगिव, सी ऑप्शन। Comparison among the class frequencies is possible only in हिस्टोग्राम। ये यहाँ पे लाइन है स्पेसिफिकली हिस्टोग्राम के यहाँ पे। 13.19 पेज 19 पे, हाँ इट्स वेरी कन्वीनियंट। हाँ यहाँ पे कहना कहा तो मिलेगा, हाँ। A comparison among the frequencies for a different class interval is possible in this case, ठीक है। कंपैरिजन अमॉन्ग दिस, कंपैरिजन अमॉन्ग द फ्रीक्वेंसीज, तो कंपैरिजन अमॉन्ग द फ्रीक्वेंसीज हिस्टोग्राम में पॉसिबल है।
तो ऐसा स्पेसिफिक लाइन है, कंपैरिजन अमंग द फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल इन हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज ए लिमिटिंग फॉर्म ऑफ, फ्रीक्वेंसी कर्व किसका लिमिटिंग फॉर्म है? ये सेम टू सेम लाइन तुमको यहाँ पे मिलेगी फ्रीक्वेंसी कर्व के वहां पे। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व फॉर विच टोटल एरिया इज नोन एज अ यूनिटी, इट इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम। और मॉड्यूल में और लिखा है इसलिए सी वाले ऑप्शन को और के साथ टिक करो, एंड के साथ नहीं। तो ये और एंड में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, मुझे पता है, पर मॉड्यूल अगर तुम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो मॉड्यूल के लाइन के हिसाब से आंसर टिक करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। लिमिटिंग फॉर्म मतलब किसके थ्रू डिराइव किया जा सकता है? कर्व पॉलीगॉन से। देखो हिस्टोग्राम की मदद से, ये है हिस्टोग्राम, इसकी मदद से मैं ये डायग्राम बना सकता हूं, यस। और इसके मदद से मैं कर्व बना सकता हूं, ये ग्राफ है। और कर्व, कर्व क्या होता है? फ्री हैंड के साथ निकाला जाता है। अगर मैं इसको फ्री हैंड के साथ निकालूं तो ये ऐसा प्रॉपरली बनेगा। तो ये लिमिटिंग फॉर्म, लिमिटिंग फॉर्म मतलब किससे डिराइव हुआ? तो हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन, पॉलीगॉन से कर्व। तो ये दोनों में से किसी एक से भी निकाला जा सकता है, ए और बी। मोस्ट ऑफ द कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज फ्रीक्वेंसी कर्व इज बेल शेप। बेल शेप मतलब ये ऐसा कर्व, देखो बेल शेप मिल जाएगा, ये बेल शेप है और ये सबसे मोस्टली यूज किया जाता है। और इसकी लाइन भी तुमको मिल जाएगी, बेल शेप कर्व फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग, हाँ यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप कर्व। ये फर्स्ट लाइन ही मिल जाएगी पेज नंबर 23 पे। तो फर्स्ट लाइन ही है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेल शेप, क्योंकि बहुत सारे केसेस में काम आता है। कौन से केसेस यहाँ पे दिए वाले हैं? हाइट, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, ईटीसी। ठीक है, कम हाइट, फिर थोड़ी ज्यादा हाइट, फिर बहुत कम हाइट वाले लोग। तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बेल शेप ही दिखेगा। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब भी एग्जांपल देखा, प्रॉफिट किसका एग्जांपल है? बेल शेप का एग्जांपल है। बेल शेप के केस में प्रॉफिट वर्ड यूज हुआ है। क्यों? कम प्रॉफिट वाले बिजनेसेस भी बहुत कम है, ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेसेस भी कम है, और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस मिडिल प्रॉफिट बनाते हैं। तो कम प्रॉफिट, मिडिल प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट। कम प्रॉफिट वाले बिजनेसेस भी कम है, ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेसेस भी कम है, एंड मिडिल प्रॉफिट के सबसे ज्यादा बिजनेसेस है, इसलिए वो बेल शेप को लेता है। तो दैट्स इट अबाउट योर सेट ए ऑफ दिस चैप्टर। होप तुमको बहुत सारे चीजों का रेफरेंस मिला और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। ये थ्योरी चैप्टर है, तो थ्योरी चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेनेशन देना पॉसिबल नहीं है, तो मैं मॉड्यूल की रेफरेंसेस इसके लिए दिया हूं कि तुम सेटिस्फाइड रहो कि हाँ ये यहाँ पे लिखा है इसलिए ये आंसर है, रादर देन तुम सिर्फ रट्टा मारो। तो एक बार मॉड्यूल पढ़ लो, बहुत सारी चीजों का तुमको रेफरेंसेस मिल जाएगा और वहीं पे तुम्हारे आंसर्स भी हो जाएंगे। ओके, चलेगा, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले सेट बी और सेट सी के लिए। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, शेयर, ये तो बोलना पड़ता है, करना है करो, मत करो क्योंकि तुम्हारा फायदा है। सब्सक्राइब करेंगे तो हमको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने के लिए हमको 3-3 4-4 घंटे पढ़ना पड़ता है, रेफरेंसेस ढूंढने पड़ते हैं, फिर इसके बाद ये बनता है। तुमको कुछ नहीं जाता है, हमको बहुत सुकून मिलता है एक सब्सक्राइब बटन दबाने से। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको लगता है कि 3-4 घंटे हमने जब दिए हैं तो उसका कुछ तो फायदा होगा ही। ठीक है, सो थैंक यू।